शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और ये बड़ी खबर है देश की सबसे बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट में हुआ है कोरोना विस्फोट। सुप्रीम कोर्ट के 50% स्टाफ को कोरोना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अब अपने घर से ही सुनवाई करेंगे क्योंकि इस वक्त पूरे सुप्रीम कोर्ट के कैंपस को, परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने अपने केसेस की सुनवाई अपने घर से ही करेंगे। तो कोरोना संकट से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत में कोरोना विस्फोट हुआ है। 50% स्टाफ सुप्रीम कोर्ट का कोरोना पॉजिटिव हो गया है, कोरोना से संक्रमित हो गया है। तो बहुत तेजी से पैर पसारता हुआ कोरोना संक्रमण अब नजर आ रहा है। आज की तारीख में आप देखिए देश में एक्टिव केस की संख्या 12 लाख के आंकड़े को पार कर गई है और अब तक 1,70,000 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। और अब सुप्रीम कोर्ट से यह बेहद चिंताजनक खबर हमारे सामने है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं और देश भर के अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत सरगंगा राम अस्पताल के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर MC मिश्रा जो कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं वो हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता मौजूद हैं अलग अलग शहरों का हाल आप के सामने रखने के लिए। कुमार कुंदन दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शिवांगी ठाकुर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुकी हैं। अश्विनी पांडे मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ हैं और अहमदाबाद भी आपको लिए चलेंगे। सचिन पाटिल वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार कुंदन का रुख सबसे पहले करूंगा क्योंकि कुमार इस वक्त एक और चिंताजनक खबर आई। सुप्रीम कोर्ट का 50% स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में बहुत तेजी से संक्रमण पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। तैयारियां क्या हैं इस पर काबू पाने की? देखिए, सरकार की ज्यादा तैयारी संक्रमण रोकने और अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को लेकर है। सरकार अब इस बात की चिंता कम कर रही है कि कहां-कहां फैल रहा है। चिंता इस बात की ज्यादा कर रही है कि कहां-कहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सकता है। जैसे DRDO अपना एक नया अस्थायी कैंप बना रहा है दिल्ली कैंट में 250 बेड का। दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल LNGP अस्पताल के आगे शहनाई बैंक्वेट हॉल को जो है फिर से वो एक अस्थायी कैंप में तब्दील कर रही है जहां पे कि मरीजों को रखा जा सके। इसके अलावा और टेम्पररी ऑगमेंटेशन क्या हो सकते हैं उस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है, पहला। और दूसरा, टेस्टिंग लगातार बढ़ाते जा रही है। सरकार का यह मानना है कि जितना ज्यादा टेस्ट होगा उतना ज्यादा लोगों को पता चलेगा। टेस्टिंग पर कुल मिलाकर जोर दिया जा रहा है ताकि टेस्टिंग के बाद ऐसे लोगों की ट्रेसिंग की जाए और ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। इस बीच कोरोना के पीक से बढ़ा लॉकडाउन का खतरा। आज भी नए कोरोना केस में बड़ा इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 1,68,912 केस आ गए सामने हमारे। 17 अक्टूबर के बाद मौत का भी सबसे बड़ा आंकड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हमारे सामने है। एक दिन में कोरोना से 904 मरीजों की जान चली गई है। ये इस वक्त का सबसे चिंताजनक आंकड़ा हमारे सामने है। सिर्फ 24 घंटे में 904 मरीजों की जान चली गई। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोरोना से कौन बचाएगा, इस वायरस से कौन बचाएगा और क्या लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बचा है क्या? यह सवाल हर किसी के जहन में है। और यह नौबत क्यों आई है, यह जानने के लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। क्यों यह कहा जा रहा है कि अब लॉकडाउन ही उपाय है? यह देखिए हमारे पास तारीख के साथ केसेस किस तरह से सामने आए हमारे देश में और किस तरह से लोगों की जान ली इस डेडली वायरस ने। ये आपके सामने आंकड़ा 11 अप्रैल का सबसे ताजा आंकड़ा 1,68,912 केस हमारे सामने आ गए। 904 लोगों की जान गई। 10 अप्रैल 839 मौत, 1,52,879 लोग संक्रमित हुए। 9 अप्रैल 773 लोगों की जान गई। 1,44,829 नए केसेस सामने आए। 780 लोगों की जान गई। 8 अप्रैल को 1,31,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए कोरोना संक्रमण के। ये देखिए 7 अप्रैल का आंकड़ा 685
उस दिन जान गई 24 घंटे में और 1,26,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 630 लोगों की मौत हुई 6 अप्रैल को और 1,15,000 से ज्यादा संक्रमण के नए केसेस सामने आए। वहीं 5 अप्रैल को मौत का आंकड़ा 446 था और 96,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे। और उस वक्त भी यह आशंका जताई जा रही थी कि 15 अप्रैल आते आते यह आंकड़ा और बढ़ेगा और किस तरह से यह बार देखिए बढ़ता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1,68,912 तक यह बार पहुंच गया है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अब इस वायरस से कौन बचाएगा। क्या कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बचा है? हमारे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत मौजूद हैं। डॉक्टर रावत, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। जिस तरह से संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कहर बरपा रहा है ये वायरस, क्या कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाने की जरूरत आन पड़ी है क्या दोबारा? आई थिंक समीर जी, हमें ये देखना होगा कि गलतियां कहां पर हो रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वही है जो मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोग जो हैं वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं। सिंपल चीज़ें हैं, गुड हैंड हाइजीन, गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन, गुड सोशल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। और जो हमारे पास सुविधाएं हैं, अगर आप देखें लास्ट ईयर जब कोरोना स्टार्ट हुआ था हमारे पास टेस्टिंग किट भी नहीं थी। अब आपने देखा होगा कि 14 लाख टेस्ट हो रहे हैं एवरी डे और वेंटिलेटर्स, डायग्नोस्टिक किट और पल्स ऑक्सीमीटर सब कुछ हमारे पास है। तो जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास काफी अच्छा है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम बेसिक को भूल रहे हैं, जहां पर कि हमें ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग, कंटेनमेंट जो करना है और जो लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है जहां पर केसेस काफी ज्यादा हैं जी। वहां पर हमें कंटेनमेंट जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे फर्स्ट वेव के टाइम पे कंटेनमेंट करके और जो डाटा एनालाइज और मॉडलिंग, फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन एडवोकेसी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जैसे कि आपने बताया कि लगभग 1,70,000 केसेस आ चुके हैं और 903 जो डेथ हैं, इट इज क्रॉस फर्स्ट टाइम आफ्टर अक्टूबर 10th। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पीक ऑफ सेकेंड वेव एंड इस समय हमें जितने भी जो करना है उसको अब जल्दी से करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी कदम उठाने हैं इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए वो अब जल्दी से उठाने पड़ेंगे। क्यों डरा रहा है संक्रमण, ये जान लेते हैं डॉक्टर साहब जल्दी से। एक हफ्ते से हर दिन औसत जो है वो 1,24,000 नए केसेस का रहा है। हर दिन का ये औसत है। एक हफ्ते से 1,24,000 नए केस औसतन एवरेज अगर निकाला जाए तो हमारे सामने आ रहे हैं और संक्रमण के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। क्यों डरा रहा है संक्रमण, ये हम आपको बताएंगे। इसको जरा सा चेंज करते हैं, कुछ और आंकड़े हमारे पास हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और पहली लहर के दौरान अधिकतम 97,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। तो देखिए, पहली लहर से बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है। दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। देश में 60 दिन में 2 गुने हो रहे हैं कोरोना मरीज। आप अंदाजा लगाइए इस आंकड़े से कि कितनी तेजी से पैर पसार रहा है संक्रमण। एक महीने में 3.5 गुना बढ़ा है पॉजिटिविटी रेट। 3.5 गुना पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। कोरोना के कुल मामलों में 71% 5 राज्यों से हैं। यानी आज की तारीख में देश में जितने कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं उसमें से 71% 5 राज्यों से हैं। और इसमें सबसे ऊपर नाम है महाराष्ट्र का, उसके बाद छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, ये सारे राज्य हैं। कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो कि 71% मामलों का योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर MC मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, पहली लहर जब आई थी तब तो हमारे पास कोरोना से बचाव का कोई हथियार भी नहीं था। अब जबकि वैक्सीन आ चुकी है, एक बड़ा हथियार हमारे पास है, उसके बावजूद भी संक्रमण इतनी तेजी से फैलना, यह क्या बता रहा है? देखिए, ये यही बता रहा है कि ये जो वायरस है ये इसका बिहेवियर कैसे होता है जी। तो हमको, भारत को अपने को बाकी देशों से अलग नहीं समझना चाहिए।
आपको याद होगा नवंबर और दिसंबर में जब हमारे यहाँ केसेस कम होना शुरू हो गए थे, यूरोप में और यूके में केसेस बढ़ रहे थे उस समय, और वहां पे लॉकडाउन लगाने पड़े थे। आपको बिल्कुल याद होगा ये। बिल्कुल और सर। भारत का जो ट्रेजेक्ट्री रही है कोविड की पिछले 1 वर्ष में, वो यूरोप से करीब 2 से 3 महीने पीछे रही है। जब आपने याद होगा इटली में 900 डेथ्स रोज हो रही थी, छोटा सा कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, स्पेन में हो रही थी और सभी जगह, तब हमारे यहाँ न संक्रमण था और न हमारे यहाँ डेथ्स थी। और मई तक छत्तीसगढ़ और केरला की हम लोग उदाहरण देते थे कि देखिए किस तरह से मैनेज किया है, क्या किया है। लेकिन उसके बाद जो जून से बढ़ना शुरू हुआ जी, और हमारे पास केवल एक लैब थी NIV, उसके बाद स्केलिंग अप हुई लैब्स की RT-PCR टेस्टिंग के लिए, और हम आज बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हुआ है दोनों निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में, और इतने सारे पेशेंट्स का इलाज हुआ, ठीक हुए, हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी रही, और हर तरह से सब WHO ने भी तारीफ की भारत की, और मैं इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की सराहना भी हुई खूब, और होनी भी चाहिए क्योंकि सबने काम किया मिलके। इसके बाद हर आदमी पूछता था वैक्सीन कब आ रही है, वैक्सीन भी आ गई, वैक्सीन लगना शुरू भी हुई। लेकिन वैक्सीन में थोड़ा लोगों को भ्रम रहा और लोगों को थोड़ी सी ये भ्रमित हो गए कि वैक्सीन आने से कोविड खत्म हो जाएगा। अब आप ये 10,000 संक्रमण तो रोज आ रहे थे जब से बढ़ना शुरू हुआ तब तक, जी, लेकिन लोगों ने उसको जीरो मान लिया। अब वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको भी लगी, हम लोग 50%, आधा ही अचीव कर पाए उसमें, लक्ष्य जितना था वो आधा हुआ। बिल्कुल। वजह कुल मिलाकर यानी डॉक्टर मिश्रा बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी जो चिंताजनक खबरें कई जगहों से आ रही हैं, अस्पताल में बेड्स की कमी, ये एक समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा वैक्सीन की कमी हुई कुछ जगहों पर, उसको दुरुस्त किया गया, केंद्र सरकार की तरफ से सप्लाई भी की गई है। अभी ताजा हाल क्या है ये भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में आज कंप्लीट लॉकडाउन पर फैसला लिया जाना है, इसलिए रुख अब महाराष्ट्र का करेंगे। कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग में आज फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में आज खत्म हो रहा है वीकेंड लॉकडाउन। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 हफ्ते के लॉकडाउन के लिए कहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अकेले तकरीबन 50% केसेस, देश भर में कोरोना संक्रमण के जो केसेस हैं उसमें से अकेले तकरीबन 50% केसेस अकेले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। कोविड टास्क फोर्स की एक मीटिंग हो चुकी है, आज दूसरी मीटिंग होने जा रही है, और उसमें माना यह जा रहा है कि अहम फैसला लिया जा सकता है। वैसे भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि 14 अप्रैल तक फैसला जो है वो ले लिया जाएगा। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता इस वक्त औरंगाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, इस वक्त जरा तस्वीर बयां कीजिए, औरंगाबाद जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर हालात क्या हैं, और क्या टास्क फोर्स की, कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग में आज ये उम्मीद की जाए कि कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है? देखिए समीर, आपको बता दें कि औरंगाबाद का वही हाल है जो महाराष्ट्र के अन्य जिलों का है, चाहे वो फिर बीड हो, अहमदनगर हो, सातारा, सांगली, नांदेड़ हो। टास्क फोर्स की जो आप बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि मीटिंग हुई है। मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर कहा है मुख्यमंत्री से कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, जो मेडिकल स्टाफ है उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से समय देना चाहिए, क्योंकि अगर मेडिकल स्टाफ कोलैप्स हुआ तो विकट स्थिति हो जाएगी और चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी बातों को मुख्यमंत्री ने सुना, इस बात को स्वास्थ्य मंत्री के साथ डिस्कस किया, और बड़ी बात जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे अहमदनगर से भी हमने दिखाई कि कैसे शवों को वेटिंग में रखा जा रहा है, उसको लेकर कल स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी बात कही कि जितने भी शमशान गृह है वहाँ पर अब विद्युत जो शव दाहिनी होते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये दुर्गति है कि अस्पताल में तो इंतज़ार करना ही पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो शमशान घाट है वहाँ पर भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। साथ ही आज की मीटिंग बहुत अहम है, कैबिनेट की एक मीटिंग भी की जाएगी, इस मीटिंग में तय किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री सबको मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी पैनिक सिचुएशन ना हो, और पहले ही सरकार के मंत्री कह चुके हैं कि अगर लॉकडाउन मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री का लॉकडाउन को लेकर रुख क्या है ये जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे का बैठक से पहले लॉकडाउन के संकेत देना क्या जाहिर कर रहा है? सामना, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें लिखा गया है कि सख्त लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा।
लॉकडाउन और सख्त पाबंदियां अब बेहद जरूरी हो गई हैं। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक जैसी जगहें हॉटस्पॉट बन चुकी हैं कोरोना का, और शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें लॉकडाउन के संकेत देती हुई शिवसेना सीधे सीधे नजर आ रही है। और ऐसे में बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे का क्या रुख है लॉकडाउन को लेकर, वो भी एक तरह से साफ होता है। अश्विनी पांडे मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, क्या अब लॉकडाउन ही, कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाना ही महाराष्ट्र के लिए एकमात्र उपाय वाकई बचा है? इसके अलावा और कोई चारा नहीं? जी समीर, देखिए महाराष्ट्र में करीब 20,000 से ज़्यादा बेड्स हैं और उसमें 75% बेड्स जो है पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुके हैं। 11 से 12 जिले ऐसे हैं समीर जहां पर बेड्स की कमी हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार ने तमाम जो कोशिशें की, तमाम जो प्रिकॉशंस लिए, वो नाकाफ़ी रहे। यही वजह है कि अब एकमात्र उपाय जो बचा है, कल सीएम ने टास्क फोर्स, इसके अलावा जो अलग अलग नेताओं से उन्होंने परसों बात की थी, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि अब उनके पास लॉकडाउन में जाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यानी सरकार ने खुद जो है इस बात को मान लिया है। लगातार सरकार पहले कहती रही कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, कोशिश हमारी ये है कि लॉकडाउन में जाने की नौबत ना आए, लेकिन अब वो नौबत आ चुकी है। आमतौर पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लोग बगैर मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किए अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। नतीजा ये हुआ कि कोरोना का विस्फोट हुआ है महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, ये जो 4 बड़े महानगर हैं महाराष्ट्र के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें, पुणे में तो बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। नासिक में इस तरह की समस्या आ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार ने मान लिया है जो मौजूदा सिस्टम है, जो मौजूदा व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे पेंडेमिक से पार पाने में नाकाफ़ी है। ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बचा है ताकि इस कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। ब्रेक द चैन नाम का एक जो है स्लोगन देके महाराष्ट्र सरकार आगे बढ़ रही है। हम भी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप जिस तरह से महाराष्ट्र के कई शहरों में आप बता रहे हैं कि अस्पतालों में बेड्स की कमी होने लगी है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे थे कि पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से अस्पतालों में बेड कम ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो फिर लॉकडाउन के अलावा हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं होगा। इस वक्त महाराष्ट्र की क्या स्थिति है ये आपको बताना जरूर चाहेंगे, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाने की महाराष्ट्र सरकार तैयारी कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और इससे यह उम्मीद की जा रही थी कि संक्रमण जो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो इसकी गवाही नहीं दे रहे। शनिवार, रविवार पूरे एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। ये भी जानकारी आपको दे दें, एमपी के 12 शहरों में 10 से 12 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बहुत तेजी से संक्रमण पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ का हाल तो बहुत बुरा है। रायपुर में 19 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन है ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और किन राज्यों में लॉकडाउन का डर है ये जरा हम आपको बता दें। किन किन राज्यों में इस वक्त आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि सरकारें कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाने पर सोच रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन की तलवार लटक रही है, क्योंकि तमाम कोशिशें जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं और तमाम कोशिशें करके देख भी ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन राज्यों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ये आशंका है। दीपक आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आचार्य, ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर पहली वेव से कंपेयर किया जाए तो दूसरी वेव में संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है लेकिन उतना फेटल नहीं है? बहुत सारे विशेषज्ञ ये राय दे रहे हैं, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? समीर जी, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इस बात से मैं। और पहली जो वेव आई थी उस समय हम लोग काफी हद तक जीत चुके थे, काफी हद तक केसेस बहुत डाउन हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जो लापरवाही हुई वो फिर समझ के बाहर की चीजें हो गई हैं। आपको याद होगा कि उस समय में
वो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गोले बनाए जाते थे, तमाम तरह की चीज, लोगों ने मास्क कंपलसरी कर दिया था। लेकिन जब केसेस डाउन हो गए तो लोगों को लगा कि ये हवा है, कोई मतलब नहीं है, प्रोपेगेंडा है और सब बेवकूफ बनाया गया, और उन्होंने फिर उस चीज को अलग वे में लेना शुरू किया कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। ये छोटी जगहों की बात भी कर रहा हूँ जहाँ पर इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पहुंच रही थी। अब ऐसा दौर आया कि लोगों ने लापरवाहियां की और वो फिर उतनी तेजी से स्प्रेड हुआ। दूसरी बात यह है कि उस दौर का जो वायरस था उसने अपने आप को काफी सारा चेंज कर लिया, बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए, म्यूटेशन हो गया उनके अंदर में, और उसके बाद में उतना आक्रामक हो गया वो। तो अब की स्थिति में जो वायरस है उसने बहुत अच्छे से समझ लिया इस बात को कि मैं किस तरह से अटैक करूंगा और किस तरह से डिफेंड करने वाले हैं। तो बेसिकली ये गेम हो रहा है, एक के बाद एक दूसरे के कोर्ट में बॉल जाती है, वो वायरस के साथ में आपकी फाइट और वो आपके साथ में स्ट्रगल कर रहा है इस समय। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी वो चेन को ब्रेक करने की बात होगी। लोगों को खुद को इंडिविजुअली समझना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि 1 साल से ज्यादा एक साल वक्त हो चुका है पूरा लोगों को वही सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में समझाते हुए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं डॉक्टर आचार्य, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और होती जा रही है, जिसका खामियाजा इस वक्त देश को भुगतना पड़ रहा है और संक्रमण के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, उसके अपने नुकसान हैं, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन क्या उस फेज में जाने की जरूरत आन पड़ी है, यह है बड़ा सवाल। और कोरोना पर मुंबई में बीएमसी ने इस बीच बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में अब 24 घंटे चालू रहेंगी कोरोना लैब्स। मुंबई में अब 2 शिफ्ट में काम करेंगे नोडल अधिकारी। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में 325 आईसीयू बेड्स बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि संक्रमण न सिर्फ तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है बल्कि घातक होता हुआ भी नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों की जान लेता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा आईसीयू बेड्स की तैयारी की गई है कि उसकी कमी आने वाले दिनों में ना पड़े। 24 घंटे कोरोना लैब्स चालू रहेंगी। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि 5 राज्यों में, देश के 5 राज्यों में इस वक्त हालात कैसे बिगड़े हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये रहे आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, ये वो 5 राज्य हैं जिसमें अगर आप पूरे देश के कोरोना संक्रमण के केसेस देखें तो अकेले 71% इन्हीं 5 राज्यों से हैं। 71% नए केस इन 5 राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48.57% एक्टिव केस हैं पूरे देश के। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर देखिए आप कहां पहुंच रही है, 9.43%, 10% के पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर इसी रफ्तार से आंकड़े बढ़ते रहे तो 5% से ऊपर जब दिल्ली में संक्रमण दर हुई थी तो हम सब चौकन्ना हो गए थे, सरकार चौकन्ना हो गई थी, तमाम कोशिशें शुरू की गई कि काबू पाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण दर में कितनी तेजी से इजाफा दिल्ली में हो रहा है, यह भी आपने देखा। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, ये बताइए कि ऐसे में सरकार के जो नोडल अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो क्या कह रहा है? इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद भी आंकड़ों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी महाराष्ट्र में क्यों हो रही है? जी देखिए, आप सोचिए करीब 1 हफ्ता होने आ गया है और लगातार जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके बावजूद भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसी बात की चिंता जब कल टास्क फोर्स के तमाम अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे, तब उसमें कहा गया था क्योंकि जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं वो नाकाफ़ी हैं। और कल स्वास्थ्य मंत्री बाहर आके मीडिया के सामने बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम बातें रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह से बेड की कमी हो रही है, किस तरह से मुश्किलें कुछ जिलों में बढ़ी हैं बेड्स को लेकर। ऐसे में अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो मुश्किल बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 8 दिन को लेकर मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे थे कि 8 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन और बहुत ज़्यादा कड़ाई से इस लॉकडाउन को पालन किया जाएगा। जबकि जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने 14 दिन की बातें कही। इनमें से 3 एक्सपर्ट जो थे उन्होंने 14 दिन की जो है लॉकडाउन की बात कही है। 3 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने 8 दिन की बात कही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि ब्रेक द चेन जो स्लोगन दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से जो अधिकारी हैं टास्क फोर्स, उनका कहना है कि 14 दिन में कंप्लीट
तौर पे जो चेन है वो ब्रेक की जा सकती है, क्योंकि 14 दिन तक क्वारंटीन में लोगों को रखा जाता है और ऐसे में ये 14 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यानी आसार इस बात के हैं कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में महाराष्ट्र जाता है तो उसकी मियाद 14 दिन तक हो सकती है। इस पर हम और अपने एक्सपर्ट से बात करके उनकी राय भी लेंगे, लेकिन इस बीच कोरोना लॉकडाउन पर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में लगा है लॉकडाउन। 18 जिलों में एक हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ा है। 14 से 21 अप्रैल तक ज्यादा प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ पेट्रोल पंप्स और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी, बाकी सारी दुकानें, सारे संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे छत्तीसगढ़ में। मकरंद काले हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मकरंद, ऐसा करना ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बेहिसाब दर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, लेकिन लोग वहां से यह भी शिकायत कर रहे हैं कुछ कि जो जरूरी सामान है उनकी भी दिक्कत हो रही है, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी सख्ती से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर दुर्ग और रायपुर, ये दो ज़िले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले आए हैं, जबकि उससे पहले की अगर बात करूं तो पिछले परसों ये जो आंकड़ा था वो 14,000 के ऊपर था। 82 के ऊपर जो डेथ की संख्या है, यानी कि जो कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है वो 80 के ऊपर है। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत राज्य सरकार को महसूस हो रही थी। कई चरणों में लापरवाही हुई, लेकिन राज्य सरकार का यह तर्क है कि अचानक से जब मरीज इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो व्यवस्थाएं कोलैप्स करी जाएंगी। हालांकि इसको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो अस्पतालों की हालत है, जो बिस्तरों की संख्या की कमी से जूझ रहे हैं अस्पताल, वो अभी तक बनी हुई है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ वो राज्य था जहां का उदाहरण दिया जाता था कि कितने अच्छे से इसको कंट्रोल किया गया है, लेकिन अब वही एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और ये वजह, चाहे वो जनता हो चाहे वो सरकार हो, दोनों की तरफ से लापरवाही बरती गई और इसीलिए इस तरह के हालात बने हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मकरंद। और मध्य प्रदेश का भी हम जिक्र कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के दमोह में लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाया है। ये अपनी तरह की एक नायाब मिसाल है। हिनौता कस्बे में लोगों ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लोगों ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन खुद ही तामील कर दिया। वीकेंड लॉकडाउन लगाकर लोग अपने अपने घरों में ही कैद हो गए। ये देखिए तस्वीरें, पंचायत ने यह फैसला किया दमोह में। और छत्तीसगढ़ के जशपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत ने सेल्फ लॉकडाउन का फैसला किया। तो ये 2 जगहें अपने आप में मिसाल है, दमोह मध्य प्रदेश और जशपुर छत्तीसगढ़, जहां पर लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन लगा दिया है। और डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक तरफ लोगों की जबरदस्त लापरवाही हमें नजर आती है, सड़कों पर निकलते हैं, तो और दूसरी तरफ ये 2 मिसालें भी लोग पेश कर रहे हैं, खुद से ही सेल्फ लॉकडाउन के मोड में चले गए हैं, क्योंकि संक्रमण इतनी तेजी से पैर पसार रहा है, वो सरकार के फैसले का भी इंतजार नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस अवस्था में जब हम पहुंच गए हैं और संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, तो उसमें बिना लोगों के, सभी हमारे जितने भी नागरिक हैं उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। बिल्कुल भी, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, अगर नागरिकों का इसमें सहयोग मिल जाएगा तो ये संक्रमण बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और उसमें जो आप भी बता रहे हैं, हम लोग भी आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ये मास्क जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी बैठा था अपने ऑफिस में भी बैठा हूँ तो ये मास्क लगा के ही बैठा हूँ। अभी मैंने आपसे बात करने के लिए उतारा है इसको। तो कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड उचित व्यवहार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको हमें ओवर एम्फेसाइज करना है, क्योंकि अभी जो टीकाकरण अभियान चल रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो जून के आखिर जुलाई अगस्त तक मिलेगा। टीकाकरण बढ़ाना है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें 3rd वेव नहीं चाहिए। और ये जो दूसरी वेव को कम करने के लिए केवल और केवल लोगों के सहयोग से ये कम हो सकता है। लोग, सरकारें, कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार बड़े लॉकडाउन के मूड में नहीं है, लेकिन अगर लोग मजबूर करेंगे
तो ये सरकारों को निर्णय करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल लिया जाएगा तो मजबूरी में ही लिया जाएगा ये फैसला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई भी सरकारें और लोग भी नहीं चाहते कि कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाया जाए। लेकिन सचिन पाटिल क्योंकि अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, जरा आप गुजरात की तस्वीर भी हमारे सामने रख दीजिए, और वहां पर भी क्या लॉकडाउन के फेज में जाने की जरूरत अब महसूस की जा रही है क्या? क्योंकि संक्रमण वहां पर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहा है, हाईकोर्ट ने ये कहा है सुओ मोटो लेकर के, स्वयं संज्ञान लेकर के कि जो एडवोकेट जनरल है, मुख्य सरकारी वकील हैं और जो अधिकारी हैं गुजरात राज्य सरकार के, वो अधिकारी आज की जो लाइव स्ट्रीमिंग है जो गुजरात हाईकोर्ट की होती है वो इस बात को लेकर के सुने, क्योंकि जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों पर जिस तरीके से गुजरात में रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो है उसको लेकर के लोग जो भागा भागी कर रहे हैं, इंजेक्शंस लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, और मिल भी रहे हैं अगर इंजेक्शन तो लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है मजबूरन। और जो स्थिति है वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि 70% जो ऑक्सीजन है वो सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, और बाकी का जो 30% है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो उद्योग है उनके लिए जो है उसकी आपूर्ति की जाएगी। लेकिन स्थिति ये है कि 80% जितने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन न होने की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें सामने आ रही है। इसके अलावा बेड की जो स्थिति है वो बेड कितने बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके से बेड बढ़ाए जा रहे हैं, उसका प्लानिंग क्या है, साथ ही साथ जो वेंटिलेटर है वो कितनी संख्या में कितनी मात्रा में है, क्योंकि जो पिछला वेव था कोरोना का उस वेव के मुकाबले इस समय का जो वेव है वो इस वेव में जो लोग हैं उसमें ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की डिमांड देखी जा रही है, और उसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति करना भी उतना ही जरूरी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में बेड की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ये सिस्टम ध्वस्त होता हुआ नजर क्यों आ रहा है कई जगहों पर? डॉक्टर सौमित्र रावत, क्या कहेंगे आप? और दिल्ली का ही अगर हम जिक्र करें, सरकार की तरफ से देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी तो फिर लॉकडाउन के अलावा और क्या रास्ता बचेगा? फिर मजबूरी में लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा। आई थिंक जब इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्ट्रेच करते हैं और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाती है तो उस समय लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा नहीं है समीर जी, बिकॉज जितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है। अब उसमें ये होता है जब नंबर बढ़ते हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि आर्म्ड फोर्सेस ने भी एक दिल्ली में सेंटर क्रिएट किया है, ऐसे हम 4-5 और क्रिएट कर लेंगे, लेकिन जब तक हम चेन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक नंबर कम नहीं होंगे। और जैसे कि डॉक्टर मिश्रा जी ने भी बताया था, एक है पब्लिक को क्या करना है, पब्लिक को कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है और वैक्सीनेशन को लगवाना है जो एलिजिबल हैं। बिल्कुल। और गवर्नमेंट को क्या करना है कि बिल्कुल वैक्सीनेशन पर भी जोर बहुत ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर दीपक आचार्य, जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बात हो रही है कि इस कोरोना की चेन को तोड़ना है, संक्रमण की चेन को तोड़ना है, तो 7 दिन या 14 दिन आपके हिसाब से अगर कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जाते हैं तो कितने दिन जरूरी होंगे इस चेन को तोड़ने के लिए? पता नहीं, मैं पर्सनली इस चीज को मैं नहीं कहता हूं कि लॉकडाउन पे जाना चाहिए, वो मेरा मत नहीं है उस चीज के लिए। मैं तो सोचता हूं हर इंडिविजुअल को सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन पे जाना चाहिए। सरकार के आदेश सर, वो तो हो नहीं रहा ना आचार्य जी, वो तो हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा है तो उस सूरत में सरकार को मजबूरन लगाना पड़ेगा, लेकिन चेन को ब्रेक करने के लिए मिनिमम 10 दिन तो चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि जो वायरस का जो टाइम है जिसमें वो एक्टिव होता है और पीक पे जाता है वो 8 से 9 दिन तक 10 दिन तक रहता है, उसको ब्रेक करने के लिए कम से कम 10 दिन तो चाहिए। 10 दिन तो कम से कम चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौमित्र रावत, डॉक्टर आचार्य और डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा देश भर के अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ थे। अलग अलग शहरों की समस्याएं सामने आ जाएं, क्या चुनौतियां हैं वो सामने आ जाएं, सरकारों तक पहुंच जाएं, ये हमारी मंशा है और ये सिलसिला TV9 भारतवर्ष पर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुंबई में वसूली कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। TV9 भारतवर्ष पर सचिन वाजे का एक और वीडियो आप देखने जा रहे हैं। सचिन वाजे का 25 फरवरी का यह वीडियो बताया जा रहा है।
25 फरवरी की सुबह 4:02 पर सचिन वाजे ठाणे से एंटीलिया की तरफ दोबारा जा रहा था। वाजे पहली बार स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी कर लौट आया, लेकिन थ्रेट लेटर प्लांट करने के लिए सुबह 4 बजे दोबारा एंटीलिया गया था। अश्विनी पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अश्विनी, ये वीडियो क्या साबित कर रहा है? जी देखिए, सचिन वाजे का जो एक सफेद कुर्ते में पहनकर एक सीसीटीवी फुटेज आया था करीब 4:30 बजे के आसपास का, उसी सीसीटीवी फुटेज की जब कड़ियां जोड़नी शुरू की गई तो पता चला कि 4:02 पे थाने के पास सचिन वाजे एक इनोवा कार में देखा गया, जो शील्ड लगाया हुआ था, व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ था। तब वो लेटर प्लांट करने जा रहा था, जो थ्रेट लेटर आया था नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के नाम पर, वो थ्रेट लेटर सचिन वाजे पहली बार प्लांट नहीं कर पाया था। जब स्कॉर्पियो पार्क करने सचिन वाजे खुद गया था, दोबारा 4:02 पर अर्ली मॉर्निंग 25 तारीख को वापस गया, थ्रेट लेटर प्लांट किया और वहां पर उसका हुलिया कोई ना समझ पाए सीसीटीवी में। उसने एक सफेद कलर का बड़ा कुर्ता पहना हुआ था और आपको याद होगा समीर, इसी बात को पूरी तरह से जोड़ने के लिए एनआईए ने सचिन वाजे को एंटीलिया के पास ले जाकर एक कुर्ता पहनाया और सर पे रुमाल बांधा और उसी मार्ग पर उसे चलाकर यानी सीन रिक्रिएट किया था। ये तस्वीरें भी सामने आई थी। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।